नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार सिंह फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल मिस्टर दिवाकर राव पर। तो इस चैनल पर पता ही होगा आप लोगों को क्या पढ़ा जाता है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, करण कारक का नियम पढ़ रहे थे, कुछ नियम हो चुके थे। जैसे कि बात किया जाएगा अपवर्गीय तृतीया हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले हम लोग कर गए तृतीया, सार्थे तृतीया और कुछ नियम था और वो नियम हम पढ़ चुके हैं। तो आगे जब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्गीय तृतीया। सर हाँ विश्वास अंधा होता है, मतलब इस कहावत का मतलब क्या है सर? सर, विश्वास अंधा क्यों होता है? बात यह है कि विश्वास अंधा ही होता है क्योंकि जो दिखता है उस पर हम विश्वास कर नहीं सकते हैं, ठीक। क्योंकि जो चीज़ हमें दिख जाती है उस चीज़ को विश्वास रह ही नहीं जाता। विश्वास को अगर अंधा इसलिए विश्वास को अंधा कहा गया है क्योंकि हमको जो चीज़ दिखता नहीं है उसी पर हम लोग विश्वास करते हैं और इसलिए हमको बार बार धोखा भी मिलता है। तो कहा जा सकता है कि विश्वास अंधा ही होता है। अगर हमको वो चीज़ दिख जाती तो हम विश्वास करते ही नहीं, क्योंकि अगर हमको तुमसे प्यार है, बोलेंगे कि हम तुमको बहुत मानते हैं, तो चीज़ दिखेगा थोड़ी ना, इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा। तो दिखता नहीं है वो, इसलिए कहा गया कि विश्वास अंधा होता है और बार बार हमें धोखा मिलता है। जिस पे विश्वास किया जाएगा वही लोग धोखा देते हैं, ठीक। और ऊपर रहे अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय तृतीया का मतलब ये होता है कि कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग करते हैं। मतलब ये कि समय भी हो जाएगा, मतलब समय भी खत्म हो जाएगा और हमको रिजल्ट भी मिल जाएगा। हम कार्य कर भी लेंगे और हमको रिजल्ट भी मिल जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्ग। तो इसमें भी शब्द आते हैं। कौन शब्द? पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, कालवाची और मार्गवाची। कालवाची और मार्गवाची, तो यहाँ भी वो शब्द प्रयोग किए जाएंगे। तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों के युग में तृतीया विभक्ति होगी। वहां पे हमने पढ़ा कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों के युग में तृतीय विभक्ति होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ही मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना, कि कंफ्यूज ना हो, बच्चे जो है उलझे नहीं। तो कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं और कालवाची और मार्गवाची शब्दों के युग में तृतीय विभक्ति होती है। तो अंतर अभी पता नहीं चलेगा जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। जैसे यह था, राम ने एक दिन में राम एक दिन में कथा समाप्त कर दिया। नदी एक कोस में टेढ़ी है। तो सेंटेंस कुछ दिखा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि हम कहीं मिले होंगे इससे, लेकिन नहीं, मिले नहीं है, बस थोड़ा सा शब्द मैच कर रहा है। कौन शब्द? कालवाची और मार्गवाची। राम एक दिन में कथा समाप्त कर दिया, नदी एक कोस में टेढ़ी है। मतलब ये इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि राम समय लिया है, कितना? एक दिन। क्या कहने के लिए? तो कहानी कहने के लिए, लेकिन एक दिन में वो समाप्त कर दिया। कार्य समाप्त हो चुका है, रिजल्ट भी मिल गया। क्या? कि कहानी खत्म हो गया। नदी एक कोस में टेढ़ी है, माने कि जरूरी नहीं है कि यहाँ से लेकर के पटना तक जाएंगे तो नदी टेढ़ी मिलेगी, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि नदी एक कोस में टेढ़ी है। हो सकता है कि यहाँ से जाएंगे कुछ दूर के बाद एक कोस ऐसा मिलेगा जहाँ पर नदी टेढ़ी है, और उसमें क्या था कि एक कोस तक टेढ़ी है, माने यहाँ से लेकर के एक कोस तक। वहां कार्य समाप्त नहीं हो रहा था। राम एक दिन तक कथा समाप्त किया, एक दिन तक पढ़ा, समाप्त नहीं किया। राम एक दिन तक कहानी पढ़ा, समाप्त नहीं किया, लेकिन इसमें एक दिन में पढ़ लिया, खत्म कर दिया, माने रिजल्ट मिल गया। तो जब रिजल्ट मिल जाए तो तृतीय विभक्ति, और जब अभी लगाव है, जब तक समय समाप्त नहीं हो रहा है तब तक काम हो रहा है, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे काला ध्वनो रदंत संयोगे द्वितीय, वहां पे द्वितीय लगाएंगे। लेकिन जब काम समाप्त हो जाए, रिजल्ट मिल जाए, तो वहां पे कालवाची और मार्गवाची में तृतीय लगाएंगे। तो राम का होगा राम एक दिन में, तो दिन का मीनिंग दिवस, तो तृतीय लगाना है तो दिवसे। एक दिन का मीनिंग हो गया दिवसे। क्या किया? कथा, तो कथा मैंने कहानी समाप्त कर दिया। तो कैसे समाप्त किया होगा? लिख कर की बोलता ही होगा, कहानी सुनाया जाता है, तो कह के समाप्त किया होगा। तो समाप्त कर दिया, कौन अगर हो गया?
वो हो गया लम लकार राम, तो प्रथम पुरुष एक वचन तो होगा। समाप्त करना का मीनिंग होगा कथ, कथ माने कहना, कथ माने कहना, समाप्त करना। तो अकथ्यत, अकथ्यत माने समाप्त कर दिया। राम प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष एक वचन में लम लकार में यही होता है। नदी एक कोष में टेढ़ी है तो नदी के, नदी एक कोष में तो क्रोसेन, क्रोसेन तृतीय विभक्ति लगा दी, इसका मीनिंग हो गया क्रोसेन। टेढ़ी है तो कुटिला, कुटिला है तो अस्थि। लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं लगाएंगे तो लगाएंगे जरूरी है, ऐसा नहीं है। नदी क्रोसेन कुटिला अस्थि। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यनांग विकार। यनांग विकार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी मैं बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ। जिस प्रकार मैंने कहा कि अनुक्ते कर्तरी तृतीय इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन? यनांग विकार। बहुत ही अच्छा है। जब मैंने मैट्रिक एग्जाम दिया था तो उस समय भी ये पूछा था। मैं बार बार बात रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत ही इसको मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिया तो उस समय मेरे को पूछा गया था मेरे से। ठीक, तो देखते हैं क्या है यनांग विकार। यनांग विकार, यनांग विकार। यनांग विकार क्या होता है? तो कह रहा है कि जिन अंगवाचक शब्दों में विकार उत्पन्न हो, जिन अंगवाचक शब्दों में विकार उत्पन्न हो उसमें तृतीय विभक्ति होता है। जैसे शारीरिक विकार, जैसे कहा जाएगा को हाथ से लूल्हा है, वो पैर से लंगड़ा है, वो आंख से अंधा है ना। तो ऐसा में क्या हो रहा है कि अंग में विकार उत्पन्न हो रही है, मतलब कुछ कमी मिल रही है। वो मुंह से गूंगा है, तो मुंह है लेकिन बोल नहीं पाएगा, तो उसके मुंह में मुंह क्या हो गया अंग, और उसमें विकार उत्पन्न हो गई, क्या हो गया? तो गूंगा है, बोल नहीं सकता है। वो कान से बहरा है, कान है लेकिन क्या है? बहरा है, सुन नहीं सकता है। तो ऐसे अगर रहेंगे, किसी शारीरिक अंग में विकार उत्पन्न होगा तो उसको, उसमें जो अंग है उस अंग में कौन विभक्ति लगाएंगे? तृतीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक, तो इसका लिखेंगे क्या हम लोग? जिन अंगवाचक शब्दों में, जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक, शारीरिक विकार उत्पन्न हो, शारीरिक विकार उत्पन्न हो, उसमें तृतीय विभक्ति होती है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। ठीक, समझ में नहीं आया होगा शायद कि क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक ना। अनुवाद इसको बनाएंगे तो समझ में आया। जैसे तुम कान से बहरे हो, तुम कान से बहरे हो। तो कान क्या है? शरीर का अंग, लेकिन उसमें त्रुटि है, विकार है, क्या? तो कान से सुन नहीं सकता है, वो बहरा है। तो ऐसे सेंटेंस रहेंगे तो जो अंगवाचक रहेंगे, मैंने जो अंग का नाम रहेगा ना, उसमें हम लोग क्या लगेंगे? तृतीया। और बात ध्यान देने लायक ये है कि तुम कान से बहरे हो, मतलब कि किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी मानव की बात हो रही है। तो मानव हो या जनरली जानवर हो, जो चार पैर वाले जानवर होते हैं, सबका कान दो होता है। ठीक, मनुष्य के पैर की बात करेंगे तो पैर होता है दो, हाथ की बात करेंगे तो हाथ होता है दो, आंख की बात करेंगे तो आंख होता है दो। तो जो अंग हमेशा डबल होते हैं, ठीक, मतलब उसको हम द्विवचन में रखेंगे। जैसे पैर की बात करेंगे तो पैर से लंगड़ा है, इसका मतलब कि पैर तो होता है दो को, तो इसको द्विवचन में। हाथ से लूला है तो इसका मतलब हाथ को द्विवचन में रखेंगे। आंख से अंधा है, इसका मतलब कि आंख दो को होता है तो द्विवचन में रखेंगे। कान से बहरा है तो कान हमेशा द्विवचन में होगा। हाँ, लेकिन अब यह है कि अगर जिक्र कर दे कि तुम एक कान से बहरे हो, तुम एक कान से बहरे हो, एक आंख से अंधे हो, एक पैर से लंगड़े हो, तो ऐसे अगर एक का जिक्र किया है तब एक वचन, लेकिन जब जिक्र नहीं किया, केवल कान से बहरे हो, केवल पैर से लंगड़े हो, एक नहीं कह रहा है, तो वहां पे हम हमेशा द्विवचन का प्रयोग करेंगे। नाक की बात होगा तो नाक एक वचन, और पीठ की बात होगा कि तुम पीठ से कुबड़े हो, एक वचन। दिमाग से पागल हो, मूर्ख हो, तब एक वचन। लेकिन अगर आंख, हाथ, पैर, अगर कान, इस सब का बात हो तो इसको द्विवचन में रखेंगे। तो यहाँ तो एक का जिक्र नहीं किया तो तुम का तुम, कान का करण, लेकिन कान से बहरे तो कान द्विवचन में बात करेंगे तो तृतीय विभक्ति होता है। बालक रूप चलेगा तो बाल को, बाल के, बाल का व्यायाम, बाल के भी, बाल के भी, इसका क्या हो जाएगा? कर्णाभ्याम,
वहां होता है बलकाभ्याम, तो यहाँ हो जाएगा कर्णाभ्याम। बहरा, तो लड़का बहरा है तो वधिर, लड़का बहरा है तो वधिर, और लड़की बहरी होगी तो वधिरा। ठीक, लड़का बहरा है तो वधिर, हो तो 80, हो तो 80। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट हो नहीं रहा है कि लड़का है कि लड़की है, क्योंकि मध्यम पुरुष में स्पष्ट नहीं हो पाता है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो उस कंडीशन में आप वधिरा भी लिख सकते हैं, वधिरा भी लिख सकते हैं, तुम रहेगा तो। लेकिन यही रहता कि सीता, सीता नहीं दूसरा नाम यूज करते हैं, बार बार सीता हो जा रहा है। बबीता पीठ से कुबड़ी है, पीठ से कुबड़ी है। तो यहाँ पे बात हो पीठ तो एक वचन, बबीता नाम है तो नाम है तो बबीता। पीठ होता है एक होता है, तुम तो पीठ होता नहीं है किसी का। तो एक वचन, पीठ का मीनिंग पृष्ठ, तो इसमें विभक्ति लगेंगे तो पृष्ठे। कुबड़ी है तो लड़की कुबड़ी है तो कुबजा, लड़का है तो कुबजा, है तो अस्थि। क्यों अस्थि हो गया? क्योंकि हम बबीता जो है प्रथम पुरुष एक वचन में थे, यहाँ पे अस्थि हो गया। ठीक, अब यहाँ पे विसर्ग नहीं लगेंगे क्योंकि लता का रूप चला है तो बबीता लता है, जिसमें विसर्ग होगा नहीं, तो यहाँ पे विसर्ग नहीं ही होगा। तो ऐसे अगर अंग में विकार उत्पन्न होगा तो उसमें हम तृतीय विभक्ति लगा सकते हैं। रहा बात मीनिंग का, तो मैं मीनिंग रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक करके मीनिंग लिख सकते हैं। अगर लड़का बहरा होगा तो बहरा का मीनिंग होता है वधिर, जो मैंने लिखा हुआ है। लड़की होगी तो वधिरा। अगर लड़का कुबड़ है तो कुबजा, लड़की होगी तो कुबजा। अगर लड़का अंधा है तो अंधा, और लड़की अंधी है तो अंधा। बात किया जाएगा गूंगा की, अगर लड़की गूंगी है तो मुक्का, मुक्का विसर्ग नहीं। अगर लड़का गूंगा है तो मुक्का। ऐसे ही लंगड़ा की बात करेंगे तो लड़का अगर लंगड़ा है तो खंजा, खंजा हमारे लंगड़ा। अगर लड़का लंगड़ा है तो खंजा, और लड़की लंगड़ी है तो खंजा। ठीक, तो जो भी विकार होता है थोड़ा सा उसमें आ की मात्रा लग जाती है। जब स्त्रीलिंग होता है तो पुल्लिंग होता है तो विसर्ग लगता है, अ की मात्रा होती है। ठीक, वैसे मुंह का मीनिंग होता है मुख, कान का मीनिंग कर्ण, नाक का नासिका, मुख का मुख। ठीक, इसके बाद पैर का पाद, हाथ का हस्त, और ओठ का ओष्ठ, दिमाग का मस्तिष्क। तो ये सब मीनिंग है, आप इसको वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं। बाकी जो है काफी वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए बाकी हम नियम जो है अभी कर्म कारक समाप्त नहीं हुआ है, तो बाकी नियम हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।